फतूर इश्क एपिसोड 57। पुलिस हेडक्वार्टर का रिकॉर्ड ब्रांच हमेशा की तरह पुरसुकून था। पुरानी अलमारियां, धूल से लिपटी फाइलें और हर शेल्फ पर गुजरे हुए जुर्मों की खामोश दास्तान। सुबह यास्मीन वहां पहुंची। उसने अपने बैग से वो पेपर्स निकाले जिन पर आफ्ताब अली के सिग्नेचर मौजूद थे। रिकॉर्ड ऑफिसर ने सिर्फ एक नज़र सिग्नेचर्स पर डाली, फिर डिपार्टमेंट की सेल्फ वेरीफाई की। सब कुछ ठीक था। उन्होंने फौरन से रिकॉर्ड रजिस्टर से निकाला। मैडम, ओरिजिनल फाइल रिकॉर्ड ब्रांच से बाहर इशू नहीं होती। हम सर्टिफाइड कॉपीज़ पर ही हम सर्टिफाइड कॉपीज़ ही प्रिपेयर कर देते हैं। यास्मीन ने मुस्कुराते सर हिला दिया। दैट्स फाइन। कुछ देर के बाद एक मोटी सी फाइल इनके सामने रख दी गई। हर सफ़े पर लाल मोहर लगी थी। सर्टिफाइड कॉपीज़, साथ ही क्राइम सीन्स फोटोज़, विटनेस स्टेटमेंट्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन डायरीज की कॉपी, सब कुछ इसके हवाले कर दिया गया। रिकॉर्ड ऑफिसर ने रजिस्टर इसकी जानिब बढ़ाया था। रिसीव साइन प्लीज। यास्मीन ने रजिस्टर पर साइन किया। इस वक्त इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसे याद आया वो लम्हा, आफ्ताब अली एक इमरजेंसी डिपार्टमेंटल कॉल पर थे। इसने फ़ौरन से कुछ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट पेपर इनके सामने रख दिए। पापा जल्दी साइन कर दीजिए, डेडलाइन है। फ़ोन पर बात करते देखे बगैर सॉरी पापा, इस बार मुझे आपको धोखा देना पड़ा। मैडम, ये फाइल 24 घंटे के अंदर रिटर्न करनी होगी। मैं कल सुबह तक वापस कर दूंगी। शाम ढल चुकी थी। यास्मीन अपने रूम में तन्हा बैठी थी। डेस्क लैंप की हल्की पीली रोशनी सीधी इस मोटी फाइल पर गिर रही थी। उसने धीरे से पहला सफ़ा खोला। पहले हरूफ में लिखा था, केस नंबर 147H15, चार्ज मर्डर। उसकी निगाह नीचे लगी तस्वीर पर गई। एक सादा सा चेहरा, मासूम मुस्कुराहट। नीचे नाम लिखा था, शमशेर राणा। यास्मीन ने तस्वीर को कुछ लम्हों तक देखा। ये अरसम के बाबा थे, उसने धीरे से कहा। उसने अगला सफ़ा पलटा। विक्टिम डिटेल्स, हयात आलमगीर। यास्मीन ने फौरन दोबारा पढ़ा, हयात आलमगीर। उसने फौरन अपनी नोटबुक निकाली, नाम के गिर्द एक गोल दायरा बनाया। ये आलमगीर फैमिली। अब इसकी दिलचस्पी और बढ़ी। उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ना शुरू कर दी। पुलिस समरी। रिपोर्ट के मुताबिक शमशेर राणा एक ड्राइवर था। बीवी दिल की मरीजा थी। दो छोटे बच्चे थे। कर्ज में डूबा, हालात बहुत खराब। दूसरी तरफ हयात आलमगीर, एक सादा जिंदगी गुजारने वाली औरत, मिडिल क्लास मोहल्ले के छोटे से घर में तन्हा रहती थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक हयात और मुलजिम शमशेर एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शमशेर पेशे के एतबार से टैक्सी ड्राइवर था। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वाक़ये से एक दिन पहले हयात ने शहर के एक रोड से उसकी टैक्सी ली ताकि बैंक जा सके। बैंक के सीसीटीवी फुटेज और अकाउंट रिकॉर्ड के मुताबिक हयात ने उस दिन अपने अकाउंट से एक बड़ी रकम कैश की सूरत विड्रॉ करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बैंक से निकलने के बाद हयात दोबारा इसी टैक्सी में सफ़र करने लगी और सफ़र के दौरान किसी शख्स से फ़ोन पर बात करती रही। गाड़ी चलाते शमशेर ने हयात के फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनी और इसे मालूम हो गया कि इसके पास एक बड़ी नकद रकम मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जब शमशेर ने हयात को इसके घर के बाहर उतारा, उसने घर का पता और माहौल दोनों देख लिया। पुलिस का कहना था कि इसी वक्त इसने लूट की नीयत बना ली थी। उसी रात तकरीबन आधी रात के वक्त शमशेर हयात के घर वापस आया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उसका मकसद घर में घुसकर वो नकद रकम लूटना था जो हयात उस दिन बैंक से निकलवा कर लाई थी। लेकिन घर के अंदर हयात की आंख खुल गई जो उसने मुलजिम को देख लिया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी दौरान मुलजिम ने हयात के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मगर हयात ने पूरी हिम्मत से उसकी मज़ाहमत की। पुलिस के मुताबिक हयात ने उसे पुलिस और अपने शौहर को धमकी दी और अपने शौहर की धमकी दी। उस धमकी ने मुलजिम को गुस्से और घबराहट में मुब्तला कर दिया। पुलिस का कहना था कि उसने हयात को इतनी शिद्दत से चाकू मारा कि वो जान की बाजी हार गई। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कत्ल इरादतन नहीं बल्कि शदीद तशद्दुद के नतीजे में वाक़या हुआ। रिपोर्ट में दर्ज था कि बाद अज़ां मुज़लिम ने सबूत मिटाने की नीयत से लाश को आग लगा दी और घर में मौजूद नकद रकम लेकर मौका वारदात से फरार हो गया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट का इख्तिताम इन अल्फाज पर किया था, यास्मीन ने कन्फेशन फाइल आस्था से बंद की। इसकी निगाहें टेबल पर बिखरी हुई पुलिस रिपोर्ट, फोटोग्राफ्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर टिक गई थी। कुछ देर के बाद इसने अपनी नोटबुक निकाली और अब पहला जुमला लिखा, केस क्लोज। इसने फौरन इस पर क्रॉस लगा दिया। नो, समथिंग इज मिसिंग, पॉइंट 1। पुलिस के मुताबिक शमशेर ने हयात को शाम के वक्त घर पर ड्रॉप किया। फिर वो कई घंटों के बाद आधी रात को वापस आया, मगर इसे कैसे यकीन था कि इतनी बड़ी कैश रकम अभी भी घर पे होगी।
उसे कैसे पता चला हयात अकेली होगी? उसे कैसे मालूम था कि उसका शौहर इस वक्त घर पर नहीं होगा? क्या ये सिर्फ एक ड्राइवर का अंदाज़ा था या किसी ने इसे ये सब बताया था? पॉइंट टू, फिर इसने कन्फेशन ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी। शमशेर ने हर इल्ज़ाम बिना किसी हिचकिचाहट के कबूल किया। ऐसे केसेस में लोग अपना जुर्म मानते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी सज़ा कम करवाने की कानूनी कोशिश भी करते हैं। लेकिन मिस्टर शमशेर राणा ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि उनके भरोसे पर उनकी बीवी और 2 बच्चे थे। पॉइंट थ्री, यास्मीन ने फिर क्राइम सीन की फोटोजेस देखी। ड्राइंग रूम पूरी तरह से बिखरा था, सोफा उल्टा, टेबल टूटी और हर तरफ खून। मगर एक तस्वीर पर उनकी निगाहें जम गई। टेबल के कोने पर 2 चाय के कप रखे थे, एक खाली और दूसरा आधा भरा हुआ। उसने तस्वीर को आंख के करीब किया, उसका दिल जोर से धड़का। अगर पुलिस की कहानी सच्ची है तो टेबल पर 2 चाय के कप क्यों हैं? क्या कत्ल करने से पहले एक चोर और विक्टिम ने साथ बैठकर चाय पी थी? इम्पॉसिबल। विक्टिम ने कातिल को अपनी मर्जी से अंदर बिठाया था। पॉइंट नंबर 4, उसने अगला सफ़ा पलटा। सीन एग्जामिनेशन, वहां साफ लिखा था कि नो साइन ऑफर्ड एंट्री। इसने अंदर से अंडरलाइन किया। दरवाज़ा ज़बरदस्ती नहीं तोड़ा गया। अगर एक अनजान टैक्सी ड्राइवर रात के वक्त इतनी बड़ी रकम के साथ अकेली रहने वाली औरत के घर आता तो वो दरवाज़ा कभी नहीं खोलती। ये कोई ऐसा शख्स था जिस पर हयात को पूरा भरोसा था। यास्मीन चेयर के पुश से टेक लगाकर बैठ गई। चीज़ें अब साफ हो रही थी। इन्वेस्टिगेशन को बहुत जल्द ही रेप रैप अप किया गया था ताकि कोई आगे सवाल ना उठाए। और शमशेर का जुर्म कबूल करना, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्क्रिप्ट रट के आया हो। उसके दिमाग में महानूर की कही गई बातें गूंजने लगी। बाबा का लेने के बाबा को लेने के लिए रोज बड़े बड़ी गाड़ियां आती थी। इसका मतलब, यास्मीन ने धीरे से सोचा, इन्होंने किसी और का जुर्म पैसों के लिए खुद पर ले लिया था ताकि वो अपनी बीवी का इलाज करवा सके और बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन इसने अगला सवाल अपनी नोटबुक में दर्ज किया। पॉइंट 5, अगर इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी तो वो फिर भी चुप क्यों थे? उसके मरने के बाद उसकी बीवी का इलाज कौन करवाता? उसके बच्चों को कौन पालता? मरने वालों के लिए जो आदमी अपने घर वालों के लिए इतना बड़ा जुर्म सर ले ले, वो इन्हें अकेला छोड़कर मौत को इतनी आसानी से कबूल नहीं करता। उसने ठंडी सांस ली। सच कुछ और था। हो सकता है इन्होंने आखिरी वक्त में पीछे हो सकता है वो उन्होंने आखिरी वक्त में पीछे हट गए और जिसने ये असली कत्ल किया वो अपने पकड़े जाने के डर से इन्हें कोर्ट के बाहर ही मार दिया हो और इन्हें बचाते बचाते किस्वा बेगम को भी गोली लग गई हो। और फिर शमशेर राणा के अकाउंट में जो बड़ी रकम ट्रांसफ़र हुई थी वो कोई लूट का पैसा नहीं था, वो इस खामोशी की कीमत थी। यास्मीन ने अपनी नोटबुक पर आखिरी और सबसे अहम नतीजा निकाला। कंक्लूजन, हयात आलमगीर को जानने वाला ही कोई इनका अपना था, इन जिसने इसको मारा था। फिर वही इल्ज़ाम पैसों के लालच देकर शमशेर पर डाल दिया गया। लेकिन अगर शमशेर को यह पता होता कि एक मासूम औरत को इतनी बेरहमी से मारने की सज़ा फांसी होगी तो वो ये कभी कबूल नहीं करता। इन्हें अंधेरे में रखा गया। ज़रूर वो कोई ज़रूर वो जो कोई भी है शमशेर के बहुत करीबी होगा और शायद इतना पावरफुल कि ये सब परफेक्ट प्लानिंग के साथ कर गया। यास्मीन ने डेस्क लैंप की रोशनी में डायरी बंद की। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। और ये मैं जान कर ही रहूंगी, वो आखिर इंसान है कौन। कई दिन गुजर चुके थे। यूनिवर्सिटी के एग्जाम आखिरकार ख़त्म हो चुके थे। आज ना असाइनमेंट का टेंशन थी, न लेक्चर्स की फिक्र, ना लाइब्रेरी की दौड़, बस एक इंतज़ार था रिजल्ट का। सुबह की हल्की धूप लॉन में बिखरी हुई थी। सितारा खुशी से झूमती ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। नूरो, महानूर ने मुस्कुराते इसकी जानिब देखा। क्या हुआ? सितारा ने फौरन इसके सामने घूमकर अपना दुपट्टा फैलाया। आज का दिन बहुत स्पेशल है। महानूर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अच्छा, क्या रिजल्ट आ गया है? नहीं, सितारा ने नफी में सर हिलाया। तो अरसम भाई ने हाँ कह दी। महानूर ने शरारत से आंख दबाई। नहीं, सितारा का चेहरा पल भर में शर्म से सुर्ख हो गया। उसने दोनों हाथ अपने गालों पर रखे। आज मैं अरसम को प्रपोज करूंगी। महानूर ने एक पल इसे देखा, फिर जोर से हंस पड़ी। या अल्लाह, तुम वाकई सीरियस हो? सितारे ने फखर से सर हिलाया। बिल्कुल। और मैं और तुम मेरी हेल्प करोगी? मना मत करना। महानूर ने हंसकर उसका हाथ पकड़ा। चलो पहले शॉपिंग। 2 घंटे के बाद पूरा बाजार दोनों की हंसी और बेवकूफ़ बातों से गूंज रहा था। सितारा एक दीवानी की तरह हर दुकान पर घूम रही थी। वो कभी ब्लैक ड्रेस देखती, कभी पिस्टल पिंक, कभी एयर रिंग उठाती तो कभी मैचिंग बैंगल्स।
नूर, ये अच्छी लग रही है ना? उसने एक कंगन हाथ में पहना। नहीं, महानूर ने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा, ये वाली? नहीं। चलो ये बिल्कुल भी नहीं। महानूर हंस हंस कर दूर ही हो गई। सितारा, अगर तुम इसी स्पीड से शॉपिंग करोगी ना तो अरसम भाई की शादी किसी और से हो जाएगी और तुम यहाँ झुम के ही पसंद करती रह जाओगी। सितारा ने नखरे से मुंह फुलाया और इसे हल्का सा कोहनी मारी। बद्दुआ मत दो मुझे, देखना मैं सबसे हसीन लगूंगी। आखिर काफी देर की जदोजहद के बाद इसने एक इंतहाई खूबसूरत ड्रेस पसंद की और साथ में मैचिंग झुमके, एक नाजुक सी ब्रेसलेट और एक छोटा सा ताज़ा फूलों का बुके भी खरीदा। सब कुछ हाथों में था में वो किसी छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा रही थी। महानूर ने इसे देखा तो इसके दिल में एक अजीब सा प्यार उमड़ आया। इसने धीरे से कहा, तुम सच में खुश हो ना सितारा? सितारा ने धीरे से इस बुके को देखा, इसकी खुशबू को महसूस किया। हाँ नूर, शायद आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और हसीन दिन होने वाला है। शाम ढलने लगी और फिजा में हल्की सी ठंडक उतर आई। वो दोनों घर के करीब वाली गली के एक सुनसान और खामोश कोने में खड़ी थी। गली में इस वक्त कोई भी नहीं था। महानूर ने दोनों हाथ बांधे, अपनी बाहें समेटी और अरसम बनने की एक्टिंग करते सख्त आवाज में शुरू हो गई। जी हाँ, मैं अरसम शमशेर राणा। बोलिए, क्या कहना है? सितारा फौरन घबरा गई और उसका दिल जोर से धड़का था। नहीं नूर, ऐसे नहीं, तुम बहुत अजीब लग रही हो। महानूर ने अपनी भवें उठाई। तो फिर कैसे? अरसम भाई ऐसे ही तो खड़े होते हैं, खामोश और सीरियस। सितारा ने एक गहरी सांस ली, अपने हाथ जोड़े और धीमी आवाज में बोली, अरसम, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। महानूर ने जानबूझकर और ज्यादा सख्त और तंजिया चेहरा बनाने की कोशिश की। कहो, सुन रहा हूँ। सितारा की आवाज डर के मारे मजीद धीमी पड़ गई। मैं महानूर अब अपनी हंसी नहीं रोक पाई, कंधे मारते हंस पड़ी। हाय अल्लाह, ऐसे प्रपोज करोगी? अरसम भाई तो तुम्हारी ये हिचकियां सुनकर बेहोश हो जाएंगे। सितारा ने बुरा सा मुंह बनाया। यार नूर, मजाक मत उड़ाओ, चलो दोबारा करते हैं। महानूर फिर सीधी खड़ी हो गई, अपने कपड़े दुरुस्त किए। चलो एक्शन। सितारा ने पूरी हिम्मत जुटाई, अपने हाथ में पकड़ा बुके आहिस्ता से सामने किया और इसकी आंखों में एक सच्चा और हसीन जज्बा उभर आया। अरसम, मैं आपसे। इस लम्हे महानूर ने हंसते कहा, रुको तो, तुम्हारी हिचकियां कम होने का नाम नहीं ले रही। मैं इस कोने की दुकान से फौरन पानी लेकर आती हूँ। तुम यहीं रुको और अपनी लाइंस याद करो। महानूर हल्का सा झूमती थोड़ी दूर चली गई और गली के इस कोने में सितारा अकेली रह गई। अपने हाथों में बुके थामे शर्मीली मुस्कुराहट के साथ अरसम का तसव्वुर कर रही थी। सितारा भी ने ख्यालों में गुम थी कि अचानक एक तेज और वहशियाना बाइक की आवाज ने इसकी सुनसान गली को खामोशी को चीर दिया। महानूर जो दुकान के पास खड़ी थी, इसने दूर से मुड़ कर देखा। एक काले रंग की बाइक पर एक शख्स सवार था जिसके चेहरे पर एक खौफनाक काला मास्क लगा था। उसके हाथों में एक कांच की बोतल थी। सितारा भी दूर ही खड़ी थी कि महानूर की जानिब देखने वाली सितारा अभी दूर खड़ी महानूर की जानिब देखने वाली थी कि उस मास्क वाले शख्स ने बिना एक पल का जाया किए वो खोलती हुई तेजाब सीधा सितारा के मासूम चेहरे पर फेंक दी। ऐसी खौफनाक और दर्दनाक चीख फिजा में गूंजी जिसने गली के दौरे दीवार को हिला दिया। सितारा का चेहरा पल भर में धुआं धुआं जलने लगा, जिल्द पिघलने लगी। दूर खड़ी महानूर पानी की बोतल हाथ से गिराकर बदहवास हो गई थी, मगर वो इतनी दूर थी कि चाहकर भी भाग कर पल भर में वहां नहीं पहुंच सकती थी। उस जल्लाद की वहशत यहाँ खत्म नहीं हुई। वो बाइक से उतरा और इसने एक लंबा और धारदार चाकू निकाला और सितारा के जिस्म में एक दो तीन चार बार ताबड़तोड़ वार कर दिए। खून का फवारा उबला, सितारा जमीन पर गिरकर ढेर हो गई और वो कातिल अपनी बाइक स्टार्ट करके धुआं उड़ाता हुआ पल भर में गायब हो गया। ये सब कुछ सेकंड्स के अंदर हुआ। महानूर जो काफी दूर खड़ी थी, उसका जिस्म जैसे पत्थर का हो चुका था। उसकी आंखें फट चुकी थी, मगर जैसे ही उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली को खून में सने और जले हुए चेहरे के साथ जमीन पर तड़पते देखा, वो पागलों की तरह दौड़ती आई और उसके हलक से एक ऐसी भयानक चीख निकली जो शायद किसी ने कभी नहीं सुनी थी। सुनो, कोई बचाओ भाई! महानूर पागलों की तरह रोने लगी। वो सितारा के पास जमीन पर गिर गई। उसके दोनों हाथ सितारा के गर्म खून से भर गए थे। सितारा, आंखें खोलो प्लीज सितारा। इसी वक्त अरसम जिम से वापस लौट रहा था। उसके कंधे पर जिम बैग मौजूद था और वह सुकून से अपने घर की जानिब बढ़ रहा था। अचानक से उसे सामने लोगों का इकट्ठे होना नजर आया। लोग परेशानी में इधर उधर भाग रहे थे और फिर इसके कानों में महानूर की दिल को चीर देने वाली चीख पड़ी, भाई! अरसम का दिल जोर से धड़का, बैग उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा। बिना एक पल जाए कि वह फौरन से उस तरफ भागा। लोगों के मजमे को चीरते हुए वो किसी दीवाने की तरह आगे बढ़ा।
सामने का मंजर देखकर अरसम के कदम वहीं जम गए। उसकी रूह कांप गई, दिल और दिमाग ब्लैंक हो गया। सामने जमीन पर सितारा पड़ी थी। उसका वो हसीन चेहरा अब पहचाना नहीं जा रहा था और जिस्म से खून का दरिया बह रहा था। सितारा। असम की आवाज उसके हलक में दब गई। उसे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कान साए साए करने लगे, सांसें अटकने लगी। महानूर खौफ से चीख रही थी। एक पल के लिए उसका दिमाग इस झटके को कबूल नहीं कर पा रहा था। फिर वो किसी दीवाने की तरह आगे बढ़ा। उसने सितारे के जख्मी तड़पते हुए जिस्म को अपनी बाहों में उठाया। सितारा इस वक्त अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी हिचकिचाहट टूट रही थी। सितारा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, देखो मेरी तरफ। अरसम जोर जोर से चिल्लाया। उसकी आंखों से आंसू बेख्तियार बह निकले। वो पूरी ताकत से चीखा, होश में रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो, खुदा के लिए। अरसम इसे बाहों में उठाए किसी गाड़ी की तरफ भागने लगा। सितारा ने बहुत मुश्किल से अपनी जिस्म की बची कुची आखिरी ताकत को समेटकर अपनी डूबती आंखें खोली। उसने अरसम के रोते चेहरे को देखा। उसने अरसम के रोते हुए परेशान चेहरे को देखा। उसके जले हुए जख्मी लबों से एक आखिरी बहुत ही नरम और हसीन मुस्कुराहट उभरी। वो रोना चाहती थी मगर उसके पास अल्फाज नहीं थे, उसके पास वक्त नहीं था। उसने अपना खून से सना हाथ आहिस्ता से उठाने की कोशिश की, जो अरसम के सीने पर जाकर टिक गया। आई लव यू। इसने अपने दिल की वो सबसे बड़ी बात कह दी जिसे कहने के लिए उसने आज दिन भर तैयारी की थी। अपनी आखिरी सांस के साथ कह दिया और इन्हीं अल्फाज के साथ उस जिस्म से रूह हमेशा के लिए परवाज कर गई। सितारा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई और इसका हाथ आहिस्ता से फिसलकर इसकी गोद में गिर गया। अरसम जो इसे बाहों में उठाए भाग रहा था, उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नहीं नहीं नहीं, वो दहशत से चिल्लाया। सितारा, सितारा, आंखें खोलो। अरसम ने इसे जोर से झंझोड़ा मगर जिस्म बिल्कुल बेजान और ठंडा हो चुका था। महानूर जो इसके पीछे आ रही थी, सितारा के बेजान वजूद को देखकर बेहोश हो गई। यास्मीन जो इनसे मिलकर केस डिस्कस करने के लिए आ रही थी, सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो फौरन महानूर के बेहोश वजूद को सहारा देने लगी। अरसम ने सितारा के इस बेजान जिस्म को अपने सीने में भींचा और आसमान की जानिब मुंह करके जोर से चिल्लाया, जिसमें दर्द, बेबसी और सब कुछ खत्म हो जाने का गम था। गली में बिखरे शॉपिंग बैग्स, वो नई ड्रेस, झुमके और इन हसीन फूलों के बुके पर सितारा का खून धीरे धीरे जम रहा था। उसकी दास्तान शुरू होने से पहले हमेशा के लिए अधूरी रह गई थी। अस्पताल के इमरजेंसी कॉरिडोर में गहरी खामोशी छाई थी। सफ़ेद दीवारें, एंटीसेप्टिक की तेज और चुभती हुई खुशबू, आईसीयू के दरवाजे के ऊपर जलती लाल लाइट, सब कुछ इतना बेजान लग रहा था जैसे वक्त भी वहीं रुक गया हो। एक कोने में अरसम बेंच पर बैठा था। दोनों कोहनियां घुटनों पर टिकी हुई थी। हाथ उसके बालों में उलझे हुए थे। आंखें बंद थी मगर पलकों के कोने अभी भी गीले थे। उसकी सांसें बेतरतीब चल रही थी। हर सांस के साथ उसका सीना बोझल होता जा रहा था। उसके कपड़े पर अभी भी स्याह उसके कपड़ों पर अभी भी सितारे के खून के निशानात सूख चुके थे। यास्मीन कुछ फासले पर खड़ी उसको देख रही थी। उसका दिल चाहता था इसके कंधे पर हाथ रखकर उसे संभाले। वो धीरे से उसकी जानिब बढ़ी। अभी वो इसके कंधे पर हाथ ही रखने वाली थी कि भाई, महानूर की लरजती आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजी। उसके पीछे शाजिम दुरानी भी बदहवास तेज कदमों से चलते आ रहे थे। अरसम ने धीरे से अपनी नम आंखें खोली। अगले ही पल महानूर दीवानों की तरफ भागकर उसके गले लग गई। भाई। उसकी चीख आंसुओं में डूब गई थी। सितारा कहाँ है? प्लीज बोलो ना, वो ठीक है? अरसम ने कांपते हुए हाथों से उसके सर पर हाथ फेरा। उसके होंठों से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, बस वो बार बार उसके बालों को सहलाता रहा। महानूर उसके सीने से लगकर बच्चों की तरह रोने लगी। शाजिम ने अपनी भीगी आंखों से आईसीयू के दरवाजे की जानिब देखा। वो डॉक्टर से बात करने के लिए आगे ही बढ़े थे कि आईसीयू का दरवाजा धीरे से खुला। डॉक्टर बाहर निकला। उसके चेहरे की संजीदगी देखकर सबके दिल बैठ गए। डॉक्टर ने मास्क उतारते गहरी सांस ली। वी ट्राइड आवर बेस्ट। उसकी आवाज में अफसोस था। हमने अपनी पूरी कोशिश की। तेजाब की शिद्दत इतनी तेज थी कि उसने तेजाब की शिद्दत इतनी तेज थी कि उसने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को शदीद नुकसान पहुंचाया था और जो चाकू के वार थे उनकी वजह से अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी। हमारी सर्जिकल टीम ने ब्लड लॉस को रोकने और इन जख्मों को स्टिच करने की हर मुमकिन कोशिश की। कार्डिक अरेस्ट के बाद
सीपीआर भी दिया, मगर जिस्म में खून बिल्कुल ना होने के बराबर बचा था। शी हैड ऑलरेडी लॉस्ट टू मच ब्लड ऑन दिस स्पॉट। आई एम वेरी सॉरी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर की बात खत्म होते महानूर की चीख निकल गई। नहीं। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी आवाज सिसकियां उसकी सिसकियां पूरे कॉरिडोर में गूंजने लगी। अरसम भी उसके साथ ढह गया था। शाजिम ने अपनी आंखें बंद की। उनके होठों पर सिर्फ एक ही दुआ चल रही थी। अरसम बिल्कुल बेहरकत बैठा था, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। मगर उसके जहन में एक के बाद एक मंजर उभरने लगा। आगा जान पहली बार अरसम और महानूर के घर लाए थे। छोटी सी सितारा दरवाजे के पीछे से झांक रही थी। आगा जान ने मुस्कुराते कहा, जाओ बेटा, नए मेहमानों को सलाम करो। सितारा धीरे धीरे चलकर अरसम के पास आई। उसके हाथों में पानी का गिलास था। उस नबी ने कुछ कहे वो गिलास अरसम की जानिब बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। उस दिन पहली बार उसने मुस्कुरा कर कहा था, ये आपके लिए। महानूर और सितारा पूरे लॉन में भाग रही थी। दोनों मिट्टी में लिपटी हुई हंस रही थी। अरसम ने डांट लगाई, तुम दोनों गिर जाओगी। सितारा ने हंसकर जवाब दिया, अगर गिर गए तो बचाने के लिए आप है ना। ईद की सुबह सितारा नई फ्रॉक पहने भागती हुई आई। अरसम भाई, मेरी ईदी। अरसम ने हंसकर उसकी मुट्ठी में नोट रखा। वो खुशी से उछल पड़ी। मैं सबको बताऊंगी मेरी ईदी सबसे ज्यादा है। एक दिन काम की वजह से जब उसने डिनर नहीं किया, रात देर से उसके कमरे का दरवाजा खुला। सितारा चुपके से ट्रे लेकर अंदर आई। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सितारा सारी यादें एक एक पल में टूटकर उसके सामने बिखर रही थी। उसकी पलकों से एक आंसू टपक कर जमीन पर गिरा। शाजिम धीरे से उसके पास आए। उनकी आवाज भी भर्रा चुकी थी। अरसम, आगा जान को क्या कहेंगे हम। वो सितारा से कितनी मोहब्बत करते थे। ये खबर वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। अरसम ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। वो मासूम लड़की इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। वो महानूर को बेसाख्ता गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। अदनान सिकंदर धीमे कदमों से सिकंदर मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। उनके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। एक मेड फौरन आगे बढ़ी। सर, कॉफी। अदनान ने बस हल्का सा सर हिलाया। वो सोफे पर बैठ गया। उसके सामने समारा बेगम बड़े ही आराम से बैठी थी। एक मेड उनके नाखूनों पर डार्क मैरून नेल पॉलिश लगा रही थी। समारा ने मुस्कुराकर पूछा, आज बहुत देर कर दी। अदनान जवाब देने ही वाला था कि इसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका था, रईस। उसने फौरन कॉल को रिसीव किया। हाँ रईस। दूसरी तरफ से रईस की संजीदा आवाज आई, डैड, मुझे 2-4 दिन और लग सकते हैं, लेकिन मैं तभी वापस आऊंगा जब काम मुकम्मल हो जाएगा। अदनान ने गहरा सांस लिया। ठीक है, अपना ख्याल रखना। रईस कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर इसने धीमी मगर सख्त आवाज में कहा, और एक बात और, रज़ाइल पर नजर रखिएगा। उसे घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा। अगर वो बाहर गया तो फिर कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। अदनान सिकंदर ने संजीदगी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा। रईस ने सिर्फ अल्लाह हाफिज कहा और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अदनान ने फोन टेबल पर रखा, फिर फौरन समारा की जानिब देखा। रजा कहाँ है। समारा ने बेपरवाही से जवाब दिया, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। अदनान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। क्या, तुमने इसे जाने दिया। समारा ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। तो और क्या करती, बेचारा 1 महीने से घर में बंद था। रईस की वजह से न यूनिवर्सिटी जा रहा था, न कहीं बाहर। रईस दुबई गया है तो इसने बहुत रिक्वेस्ट की। कहने लगा बस कुछ घंटों के लिए दोस्तों के साथ मिलना चाहता हूँ। मैं इसे इनकार नहीं कर पाई। अदनान गुस्से से खड़ा हो गया। इनकार नहीं कर पाई? मर जाता अगर घर में रहता। तुम्हें अंदाजा भी है रईस ने इतनी सख्ती क्यों की थी। समारा भी उठकर खड़ी हो गई। तुम लोग इसे कैद करके रखना चाहते हो। वो बच्चा घुट रहा था। अदनान ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। रईस ने साफ मना किया था। जब भी वो इन आवारा दोस्तों के साथ निकलता है, कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जो हमारी पार्टी की इज्जत, रईस के सियासी मुस्तकबिल और पूरे सिकंदर खानदान के रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाती है। समारा ने नाराजगी से कहा, तुम दोनों ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हो। वो थोड़ी देर में आ जाएगा। जैसे ही जुमला मुकम्मल हुआ, मेन डोर दोबारा खुला। रज़ाइल अंदर दाखिल हुआ। उसकी सांसें तेज चल रही थी, बाल बिखरे थे, कपड़े इधर उधर मुरझा गए थे और चेहरे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उसने एक नज़र माँ बाप की जानिब देखा भी नहीं, सीधा सीढ़ी की जानिब बढ़ने लगा। रज़ा। अदनान की गरजती आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। रज़ाइल के कदम वहीं रुक गए। धीरे से पलटा। हाँ डैड। कहाँ से आ रहे हो।
दोस्तों के पास था। अदनान धीरे धीरे उसके करीब आया, उसकी नज़र रज़ाइल के चेहरे पर टिकी। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे? रज़ाइल ने निगाहें जुराई। कुछ नहीं डैड, थक गया हूँ। वो दोबारा से मुड़कर सीढ़ी चढ़ने लगा, मगर अदनान ने उसका बाजू पकड़ लिया। उसकी नज़र अचानक रज़ाइल के सफ़ेद शर्ट पर गई। कॉलर के करीब कुछ छोटे छोटे सुर्ख कतरे। खून। अदनान की आंखें सिकुड़ गई। उसने उंगली से वो दाग को छुआ, फिर उंगली रज़ाइल के सामने कर दी। ये क्या है? रज़ाइल एक पल के लिए घबरा गया। कुछ नहीं डैड। अदनान की आवाज़ और भारी हो गई। किसका खून है? जवाब दो। मैंने कहा ना कुछ नहीं डैड। अगले ही पल चट्टाक, अदनान का जोरदार थप्पड़ रज़ाइल के गाल पर पड़ा। समारा चीख उठी। अदनान! अदनान ने कॉलर पकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। बोलो, क्या किया है तुमने? किसका खून किया है? कुछ लम्हों तक रज़ाइल चुप रहा, फिर इसके होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई। वो धीरे धीरे हंसने लगा, पहले हल्की फिर जोर जोर से। उसकी हंसी पूरे डर उसकी हंसी पूरे ड्राइंग रूम में गूंजने लगी। समारा के चेहरे का रंग उड़ गया। रज़ा मेरी जान, तुम ठीक तो हो? मगर वो हंसे जा रहा था। उसने धीरे से अदनान की आंखों में देखा और पागलपन बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ बोला, मैंने उसे मार दिया। अदनान का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ गया। कका क्या? रज़ाइल फिर हंसा। मैंने उसको मार दिया। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो मैं इसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। समारा के हाथ से नेल पॉलिश की बोतल जमीन पर गिरकर टूट गई। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। या अल्लाह! रज़ाइल, तुमने क्या कर दिया? और अदनान? और अदनान सिकंदर, पहली बार उसके पैरों तले से जमीन खिसकती महसूस हुई थी। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।